प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका अनसेंसर्ड के नए एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में बात एक ऐसी घटना की जिससे कि पूरी मानवता शर्मसार हो गई। एक ऐसी घटना की जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री को खुले मन से ये स्वीकार करना पड़ा कि वाकई वो इस घटना से पूरी तरह से शर्मसार हैं। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड की, जिसमें न जाने कितनी बच्चियों के साथ अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। तो शुरू करते हैं बातचीत और परत दर परत आपको रूबरू कराते हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के सत्य से। दोस्तों, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की बात करने से पहले मैं मुजफ्फरपुर में एक शख्सियत रहे 1970 में, राधा मोहन ठाकुर, मैं उनकी थोड़ी बातचीत आपसे कर लूँ। राधा मोहन ठाकुर एक बड़ी शख्सियत थे और मुजफ्फरपुर में वो एक अखबार चलाते थे, प्रातः कमल। दरअसल वो अखबार कोई ऐसी अखबार नहीं थी जिसमें कि पब्लिक और जनहित के जुड़े मुद्दों को उठाया जाता था, बल्कि वो अखबार इसलिए स्थापित किया गया था कि सरकारी फंड किस तरह से हासिल किया जा सके, कैसे एडवर्टीजमेंट हासिल किया जा सके और किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके खबरों के द्वारा। राधा मोहन ठाकुर के पुत्र ब्रजेश ठाकुर, उन्होंने भी अपने पिता के इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रातः कमल अखबार लोगों से उगाही का, लोगों से अवैध वसूली का एक माध्यम बन चुका था। राधा मोहन ठाकुर के बेटे ब्रजेश ठाकुर कई बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके, लेकिन उन्हें जीत हासिल कभी नहीं हुई। एक बार वो आनंद मोहन की पार्टी, बिहार पीपुल्स पार्टी, जैसे कि ठाकुरों की पार्टी मानी जाती रही, उससे भी उन्होंने चुनाव लड़ा, पर उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। और ब्रजेश ठाकुर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में तब आए जब बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में टिस यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक टीम एनजीओ के रेगुलर सर्वे के लिए अलग अलग जगहों पे जाती है। और उसी दौरान मुजफ्फरपुर बालिका गृह में भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की टीम नियमित सर्वे के लिए पहुंचती है। एक शेल्टर होम, बालिका सुधार गृह, जिसके देख रेख और सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ब्रजेश ठाकुर के पास थी। जब टीम उस शेल्टर होम में पहुंचती है तो वहाँ कुछ बच्चियाँ सहमी सी सिसकती हुई पाई जाती है। उस सर्वे टीम के अधिकारियों को ऐसा लगता है कि ये बच्चियां कुछ कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही है। लेकिन धीरे धीरे बातचीत के दौरान जब टीम के मेंबर्स उनमें से कुछ लड़कियों का विश्वास जीतने में सफल रहते हैं तो वो उन्हें अपनी दर्दनाक दास्तान बताती है। और दास्तान ऐसी कि सुनकर आपका मन सिहर जाए, रूह कांप उठे। उन्होंने बताया कि शेल्टर होम में उनके साथ कई वर्षों से यौन शोषण किया जा रहा है। और सबसे जो ताज्जुब की बात रही वो ये कि न सिर्फ यौन शोषण बल्कि समय दर समय कई लड़कियों के गायब होने की जानकारी भी आती रही। और फिलहाल एक लड़की के गायब हो जाने की वजह से ये लड़कियां काफ़ी सदमे में थी और इसकी जानकारी भी उस सोशल टीम को देती है। टीम जब सर्वे करके वापस आती है तो ये बात सभी लोगों के संज्ञान में आता है और इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और इसकी जांच प्रारंभ की जाती है। और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। कहा जाता है कि इस बालिका सुधार गृह के नाम पर
बिहार में नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, अधिकारियों को लड़कियां परोसी जा रही थी। जिस बालिका सुधार गृह में लड़कियां अपनी इज्जत, आबरू और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए आ रही थी, वहीं उनकी अस्मत लूटी जा रही थी। और इस घटना में न सिर्फ ब्रजेश ठाकुर बल्कि बिहार सरकार के एक मंत्री और उनके पति का नाम भी सामने आता है। उस समय बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में मंत्री रही, वो भी मंत्री कौन? समाज कल्याण मंत्री रही मंजू वर्मा। और उनके पति के बारे में ये कहा गया कि उस शेल्टर होम में उनका आना जाना भी लगा रहता था। जब तफ्तीश में इस घटना की बातचीत की गई, लड़कियों से जब इसकी जानकारी ली गई, तो लड़कियों ने बताया कि एक हंटर वाले अंकल ब्रजेश ठाकुर, जो हंटर से लड़कियों की पिटाई करते थे अगर लड़कियां उनकी बात नहीं मानती थी, और एक तोंद वाले अंकल, शायद ये मंत्री के पति महोदय थे, ये सब आते हैं शेल्टर होम में, उनका यौन शोषण होता है। कई बार लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई, उनका अबॉर्शन कराया गया, और कहा जाता है कि अखबार के कार्यालय में ही अंदर से एक गुप्त रास्ता, तहखाने के ज़रिए एक रास्ता बनाया गया था। ऑपरेशन थिएटर बाकायदा वहाँ पे कायम किया गया था लड़कियों के अबॉर्शन के लिए। यहाँ तक सुनने में आया कि जब लड़कियाँ कई बार प्रेग्नेंट हो जाती थी तो दबाव डालकर उनकी शादी तक करा दी जाती थी, ताकि ब्यूरोक्रेट्स पे, राजनेताओं पे और वो तमाम अधिकारी जो इस कुकृत्य को अंजाम दे रहे थे, उन पे शक न किया जाए। दोस्तों, इस घटना के उजागर होते ही इसकी जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुले मन से ये स्वीकार करना पड़ा कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और इस घटना से वो पूरी तरह शर्मसार हुए हैं। दबाव में उन्हें अपनी मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, और मंत्री के पति भाग गए, रेड मारी गई और अंततः उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके आवास पर भी रेड की गई, जिसमें कई अवैध हथियार पाए गए और आर्म्स एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, विवशता, सत्ता से नज़दीकियों के कारण सीबीआई ने जब इसकी जांच की और जब इसकी चार्जशीट तैयार हुई, तो उसमें मंत्री के पति का जिक्र नहीं किया गया। उनका नाम इस घटना से हटा दिया गया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के कुकृत्य को तभी अंजाम दे सकता है जब जब सरकार के द्वारा, किसी भी सरकारी व्यक्ति के द्वारा प्रशासनिक संबंध अगर जब तक नहीं हो उस व्यक्ति का किसी से, ऐसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि लड़कियों को खाने के समय ही उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी जाती थी। लोग आते थे और अवैध और अनैतिक तरीके से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, और लड़कियां जब होश में आती थी तो उनके कपड़े इधर उधर, उनके शारीरिक दर्द और उनके जो मानसिक पीड़ा होती थी उसका वृत्तांत वो कह नहीं सकती। इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात दोस्तों कि इस घटनाक्रम में जितनी संलिप्तता पुरुषों की थी, उससे ज़्यादा संलिप्तता महिलाओं की पाई गई। घटना में मुख्य आरोपी रहे ब्रजेश ठाकुर के अलावा विकास, रवि रोशन जैसे कई नाम आए, पर उनसे भी ज़्यादा नाम आया उन महिलाओं का जिन पर जिम्मेदारी थी शेल्टर होम के रखरखाव की, जिन पर जिम्मेदारी थी उन बच्चियों के देखभाल की। किरण देवी, चंदा देवी, मंजू देवी, मीनू देवी, इंदु कुमारी, हेमा, नेहा, ये वो तमाम लोग थे जिनकी मिली भगत से यह गंदा खेल
खेला जा रहा था। सीबीआई जांच में लड़कियों के मेडिकल चेकअप के बाद ये बात प्रमाणित हो गई कि वर्षों से इनके साथ यौन शोषण हो रहा है, इनका शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है, और जांच में सही पाए जाने के बाद कोर्ट की तरफ से दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तब तक जब तक वो जिंदा रहे। दोस्तों, इस भीषण घटना पे एक फिल्म भी बनी थी, भक्षक, और उस फिल्म में भी इस घटना के वृत्तांत को दिखाया गया। इतने बड़े पैमाने पर इतनी लड़कियों के साथ यौन शोषण का इससे पहले अगर कोई केस आया था तो वो था अजमेर कांड में, जिसमें 80 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया था। और बिहार के इस घटनाक्रम में 40 से 45 लड़कियों के साथ यौन शोषण, उसके शारीरिक और मानसिक शोषण की बात की गई। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार सुशासन के लिए जानी जाती रही, लेकिन इस घटना ने उन्हें न सिर्फ शर्मसार किया बल्कि उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया, और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी इस घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं गिरता रहा। में ऐसी घटना घट गई कि हम लोग शर्मसार, इतनी तकलीफ में और आत्मग्लानि के हम लोग अब शिकार हो गए। समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसी कैसी मानसिकता के लोग हैं। समाज कल्याण विभाग इसको चलाता है। अब कैसी मानसिकता के लोग कहाँ होते हैं, क्या करेंगे, जानकारी मिल गई तो कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है। और हमने तो अपने महाधिवक्ता महोदय से कह भी दिया है, एडवोकेट जनरल साहब से, और इसकी घोषणा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सदन में कर दी है कि भाई हम लोग तो चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करे, उसकी मॉनिटरिंग में उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि कोई इसमें दोषी है वो बचे नहीं। दोस्तों, ब्रजेश ठाकुर जैसा भेड़िया आज सलाखों के पीछे है, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सत्ता और प्रशासनिक साठगांठ कर ऐसे अनैतिक कार्य को आज भी अंजाम दे रहे हैं। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाने की। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि क्या आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को नीतीश सरकार पर एक धब्बा मानते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नए वारदात की तफ्तीश करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।